हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय पथ पर। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का अगला सेट लेकर आए हैं 8। और इस सेट में आपको ज़्यादातर ऑर्गेनिक का सवाल मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए उसको वन बाय वन चेक करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दे दिया गया है क्वेश्चन, और क्वेश्चन देकर बोला गया है कि इसका IUPAC नाम लिखिए। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैरेंट चेन चुनते हैं, पार्श्व श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो कार्बन के सबसे लंबा चेन 1 2 3 1 2 3, तो हम सीधा पैरेंट चेन ले लेते हैं। पैरेंट चेन चुनने के बाद ये पैरेंट चेन है तो ये क्या हो जाएगा, शाखा हो जाएगा। तो अगर ये शाखा है तो गिनती उधर से होगा जिधर से शाखा नजदीक होगा। तो NO से 2 पर, NO से 2 पर, तो नीचे से कर दे 2 3। शाखा का नाम पहले, पैरेंट चेन का नाम बाद में। अगर शाखा एक से ज्यादा होता है तो उसे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजा के लिखा जाता है। तो ये 2 ब्रोमो है और ये 2 मिथाइल है, तो पहले ब्रोमो लिखेंगे क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। अब तो कोई शाखा नहीं है, लास्ट में पैरेंट चेन और उसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का पैरेंट चेन है प्रोपेन। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसका उपयोग अग्निशामक में होता है। अग्निशामक का मतलब होता है आग बुझाने में। ठीक है तो आग बुझाने में उपयोग होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जरा देखा जाए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। CH3 CHCl CH और ये HCS3 लिख सकते हैं ना। इसका उपयोग जो है, रिएक्शन जो है अल्कोहलिक KOH के साथ करा रहे हैं। तो जब अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल होता है तो समझ जाना कि वहां से एटम या ग्रुप ऑफ एटम का क्या होगा, निष्कासन होगा। मतलब यहां से परमाणु निकलेगा। ठीक है, कहां से निकलेगा, तो ये जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप होता है उसको अल्फा बोलते हैं। अब बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, बीटा। तो ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन है, यानी कि यहां से HCl क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और HCl निकलकर CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 यानी ब्यूटीन का क्या कर देगा, निर्माण कर देगा। तो ध्यान रहे, जब भी अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल दिखे या NaOH का इस्तेमाल करें, अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH, तो वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब है कि इस अभिक्रिया से छोटा परमाणु या परमाणु का समूह को निकाला जाएगा। जिस कार्बन पे क्रियात्मक समूह है वो अल्फा है, बाजू वाला बीटा है। तो अल्फा से और बीटा से हमने क्या कर दिया, निकाल दिया, और निकाल के क्या बना, ब्यूटीन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। ठीक है, नेक्स्ट अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है ये। नेक्स्ट, एथिल अल्कोहल K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीकरण करता है। तो सबसे पहला बात कि जब हम इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे किसके साथ, तो K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, तो ये प्रबल ऑक्सीकारक है। तो ये अल्कोहल से क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और फर्दर एल्डिहाइड से किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में। यानी कि ये CH3COOH यानी कि ये एसिटिक एसिड का क्या करेगा, निर्माण करेगा। चूंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक है तो अल्कोहल को सीधे किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिटिक एसिड में। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है CH3, मतलब कि ये दिया है आपका इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल है, और आपका दिया है डाई मिथाइल ईथर। जरा ध्यान दीजिएगा, डाई मिथाइल ईथर। तो अल्कोहल और ईथर दोनों का अणु सूत्र और अणु भार क्या है, समान है, लेकिन क्रियात्मक समूह क्या है, भिन्न भिन्न है। चूंकि इसमें अल्कोहल है, इसमें क्या है, अल्कोहल है, इसमें क्या है, ईथर है। तो 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनका अणु सूत्र अणु भार समान होता है परंतु क्रियात्मक समूह भिन्न होता है, तो उसे क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। तो क्रियात्मक समावयवता में क्रियात्मक समूह भिन्न होता है, और स्थानीय समावयवता में स्थान भिन्न होता है, और श्रृंखलन समावयवता में श्रृंखला यानी कि चैन भिन्न होता है, और मध्य वयवता में क्रियात्मक समूह सेम होता है लेकिन उनसे जुड़ने वाले एल्काइल समूह क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको अल्कोहल और ईथर देकर बोला गया था कि बताइए कौन सी समावयवता को दर्शाता है। तो दोनों का अणु सूत्र और अणु भार क्या है, समान है, लेकिन क्रियात्मक समूह क्या है, भिन्न है। तो आंसर हो जाएगा क्रियात्मक समावयवता। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है कार्बोनिक अम्ल है, कार्बोलिक अम्ल है। देखा जाए फिनॉल को, ये फिनॉल है और इसी फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी बोला जाता है, ध्यान रहे, इसी को फिनॉल को ही कार्बोलिक एसिड बोला जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कार्बिनॉल है, कार्बिनॉल। तो देखा जाए मिथाइल अल्कोहल, इसी को बोला जाता है कार्बिनॉल। ठीक है, आप इसी को आप बोल सकते हो वुड एस्प्रिट। क्या बोल सकते हो? वुड एस्प्रिट। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कार्बिनॉल जो होता है वो कौन होता है? मिथाइल अल्कोहल, यानी CH3OH को कार्बिनॉल बोला जाता है और इसी को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है वुड एस्प्रिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलसिरॉल है, गिलसिरॉल है। तो गिलसिरॉल जैसे यहां पे देखा जाए CH2OH, CHOH और ये CH2OH, ये क्या है? ग्लिसरॉल। क्या है? ग्लिसरॉल। और एक ग्लाइकॉल भी होता है, ये ग्लाइकॉल है, कंफ्यूज मत होखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ग्लिसरॉल में 3 गो अल्कोहल होता है, 3 गो अल्कोहल होता है तो ये ट्राईहाइड्रिक हो जाता है, और ग्लाइकॉल में 2 गो अल्कोहल होता है जिस वजह से ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि गिलसिरॉल क्या है, तो गिलसिरॉल है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। लेकिन अगर यहां पर ग्लाइकॉल होता तो ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो जाता, क्योंकि ग्लाइकॉल में 2 अल्कोहल है और ग्लिसरॉल में 3 अल्कोहल है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। पिक्रिक एसिड है, तो पिक्रिक एसिड का पहले सूत्र लिख देते हैं। ठीक है, ये रहा आपका पिक्रिक एसिड। इन तीनों समूह में जो है अल्कोहल सीनियर है, तो यहां पर अल्कोहल सीनियर तो काउंटिंग यहीं से होगा, 1 2 3 4 5 और ये 6, और ये स्पेशल नाम को दर्शाता है जिसको फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनॉल। चलिए लिख देते हैं। तो कहां कहां नाइट्रो है? इसको नाइट्रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाइट्रो। तो कहां कहां नाइट्रो है? तो 2 पर 2, 4, 6, 3 गुना है तो क्या लगाएंगे? ट्राई नाइट्रो, और इसका स्पेशल नाम होता है फिनॉल, तो ट्राई नाइट्रो फिनॉल। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? डी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है एल्डिहाइड एवं कीटोन में कार्बोनिल समूह का प्रसंकरण होता है। देखिए ये आपका कार्बोनिल समूह है, ध्यान दीजिए। तो कार्बोनिल समूह का पूछा है, तो इस कार्बन के पास कितने डबल बॉन्ड है? एक डबल बॉन्ड है, तो इसका प्रसंकरण क्या हो जाएगा? sp2। तो सीधा इसका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? sp2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा कीटोन को हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित किया जाता है? ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए, ये आपका कार्बोनिल समूह है। ठीक है, इसका अपचयन करेंगे, तो अपचयन करने के लिए क्या चाहिए? अपचायक चाहिए। तो जब हम इसका अपचयन करेंगे तो ये हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन में चेंज हो जाएगा। तो इसमें बहुत तरह के अपचायक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे रेड फास्फोरस और HI, ये भी प्रबल अपचायक है। दूसरा जिंक अमलगम और HCl, क्लेमेंसन अपचयन, इसको क्या बोलते हैं? क्लेमेंसन अपचयन। और तीसरा होता है हाइड्राजीन, NH2NH2, हाइड्राजीन और KOH, और ये इसको बोला जाता है उल्फ किस्नर। क्या बोलते हैं? उल्फ किस्नर। तो बताइए किस अभिक्रिया द्वारा कीटोन को हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन में बदला जाता है? तो तीनों में से किसी के साथ कर सकते हैं, तो क्लेमेंसन के साथ, उल्फ किस्नर के साथ और रेड फास्फोरस के साथ। देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है, तो उल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी की बात करें, निम्न में से कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है?
तो अल्डोल संघनन वही देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, और अल्फा हाइड्रोजन कहाँ होता है, तो क्रियात्मक समूह के बगल वाले कार्बन पे अगर हाइड्रोजन उपस्थित है तो उसको अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो अल्डोल संघनन अभिक्रिया देता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अल्डोल संघनन नहीं देता है, तो ये चारों में चेक करना है कि किसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो बाबू पहला ही ऑप्शन देख लो, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है। ये क्रियात्मक समूह तो है लेकिन बगल वाले कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे कार्बन ही नहीं है, ना कार्बन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन की बात ही नहीं है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 0 है। ये क्रियात्मक समूह है, बगल वाले कार्बन पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ये क्रियात्मक समूह है, बगल वाले कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये क्रियात्मक समूह है, आजू बाजू कार्बन पर टोटल हाइड्रोजन कितना है, 6 है, 3 यहाँ 3 यहाँ 6। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन 0 होगा वही अल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं दर्शाएगा, यानी फॉर्मल्डिहाइड जो है वो अल्डोल संघनन अभिक्रिया को नहीं दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। निम्न में से कौन आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है? तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि कौन आइडोफॉर्म परीक्षण देता है। तो वह यौगिक जिसमें CH3COCH3 या CH3COH यानी कि द्वितीयक अल्कोहल हो, और इस तरह का समूह अगर दोनों में से कोई भी समूह उपस्थित होगा तो वो आइडोफॉर्म परीक्षण देगा। जैसे इथाइल अल्कोहल है, तो इथाइल अल्कोहल है तो देख लो यहाँ पर HOH, ये ऐसा समूह है ना, ऐसा समूह यहाँ पे प्रेजेंस है, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। तो जब प्रेजेंट है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो ये तो देगा आइडोफॉर्म टेस्ट। ये ट्रिक है। तो जिस भी ग्रुप में ये वाला समूह और ये वाला समूह दोनों में से कोई भी अगर समूह उपस्थित होगा तो वो आइडोफॉर्म परीक्षण देगा, और जिसमें नहीं होगा वो आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा, सीधा सीधा। चलिए नेक्स्ट बी की बात कर ले। बी की CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या हो जाएगा H। तो इसमें तो ये समूह है ना, ये वाला समूह इसमें है, इसका मतलब कि ये आइडोफॉर्म परीक्षण देगा, ये भी देगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगला चेक कर लेते हैं। अगला चेक कर लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब इसमें भी ये वाला यूनिट क्या है, प्रेजेंट है, मतलब ये भी आइडोफॉर्म परीक्षण देगा। तो अब देखिए चौथा चेक कर लिया जाए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ना तो ये वाला यूनिट है और ना ही ये वाला समूह है, दोनों में से कोई समूह इसमें उपस्थित नहीं है। इसका मतलब है कि ये आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। तो सवाल आपसे पूछा है कि आइडोफॉर्म परीक्षण कौन नहीं देता है, तो ये बेंजाइल अल्कोहल जो है वो आपका आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। तो आइडोफॉर्म परीक्षण कौन देगा या कौन नहीं देगा, ये चेक करने के लिए आपको देखना होगा कि उस यौगिक में CH3 समूह है कि नहीं, या फिर आपको द्वितीयक अल्कोहल का यूनिट देखना पड़ेगा, द्वितीयक अल्कोहल यानी कि ये समूह उपस्थित है कि नहीं। तो जिस यौगिक में ये दोनों में से कोई भी इकाई अगर प्रेजेंट होगा तो वो आइडोफॉर्म परीक्षण देगा, अगर ये दोनों में से दोनों गायब है तो वो आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। जैसे यहाँ पे चौथे वाले ऑप्शन में ये आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा, इसमें दोनों में से कोई समूह उपस्थित नहीं है। चलिए इस तरह से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये सब नहीं होगा क्योंकि ये आइडोफॉर्म परीक्षण क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मलिन है, बेहतरीन है, बहुत बार सवाल पूछा गया। फॉर्मलिन क्या है, तो फॉर्मल्डिहाइड को ही क्या बोलते हैं, फॉर्मलिन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। SnCl2HCl उत्प्रेरक का उपयोग किसमें किया जाता है, याद कीजिए स्टीफन अपचयन अभिक्रिया। तो स्टीफन अपचयन अभिक्रिया में जिस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है वो किसका किया जाता है, SnCl2 और HCl। तो इस तरह से ये रिएक्शन का आंसर कौन सा हो जाएगा, स्टीफन अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट फिनॉल को तप्त जिंक चूर्ण पर प्रवाहित करने पर बनता है। तो अगर हम फिनॉल की अभिक्रिया जिंक डस्ट के साथ कर देंगे, किसके साथ कर देंगे, जिंक डस्ट के साथ, तो कुछ नहीं, यहां से OH गायब हो जाएगा और गायब होकर यहां पर बेंजीन का क्या कर देगा, निर्माण कर देगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। वेरी गुड। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। निम्न में से कौन
फेलिंग विलयन को दर्शाता, फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। तो सुनिए कौन करेगा कौन नहीं करेगा। यदि किसी यौगिक में ये वाला समूह क्या होगा, उपस्थित होगा, एल्डिहाइड वाला समूह उपस्थित होगा, तो वो फेलिंग विलयन अपचयित कर देता है। अब देखा जाए किसमें है या किसमें नहीं है। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो H C डबल बॉन्ड O और H, इसमें तो प्रेजेंस है, तो जब प्रेजेंस है इसका मतलब ये फेलिंग विलयन को अपचयित करेगा। बी नंबर देखा जाए, जिसमें ये वाला इकाई होगा वही फेलिंग विलयन को अपचयित करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। CH3 देख लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH, ले इसमें तो ये इकाई दिख रहा है, ऐसा इकाई इसमें है या एल्डिहाइड इसमें है, नहीं है, तो ये फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करेगा। तो आंसर इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, बी। इसमें भी फेलिंग, इसमें भी है, इसमें भी एल्डिहाइड समूह है और इसमें भी आपका एल्डिहाइड समूह है, मतलब जिसमें एल्डिहाइड होगा वो फेलिंग विलयन को अपचयित करेगा और जिसमें नहीं होगा वो नहीं करेगा। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड को जरा ध्यान से देखो, इसमें एल्डिहाइड समूह या ऐसा समूह उपस्थित नहीं है, इसलिए ये फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करेगा। इस तरह से सवाल बहुत पूछे जाते हैं और इसी तरह से आपको ट्रिक क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सवाल है, निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल आपको बताया गया है कि अम्लीय सामर्थ्य जो होता है, अम्लीय सामर्थ्य वो -I के समानुपाती होता है और +I के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, सभी एल्काइल समूह +I होता है, ये तो +I है सर। इसमें एक क्लोरीन है तो -I, 2 क्लोरीन है तो इसमें भी -I है, लेकिन इसमें 3 गो क्लोरीन है तो 3 गो -I है। -I जितना ज्यादा होगा उसका अम्लीय सामर्थ्य उतना भी ज्यादा होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। जब एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिक्रमक होता है, याद कीजिए हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो जब एसिड एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन और KOH के साथ करते हो तो एक कार्बन कम प्राथमिक एमीन का क्या होता है, निर्माण होता है, और उस अभिक्रिया को हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन अभिक्रिया बोलते हो। तो इसमें जो यूज होता है ब्रोमीन और KOH, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। तो आइसोसाइनाइड परीक्षण जो देता है वो प्राथमिक एमीन देता है, ठीक है। प्राथमिक एमीन आपको पढ़ाया गया होगा, आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन आपको बताया गया था। निम्न में से सर्वाधिक मीठा शर्करा है। तो सर्वाधिक मीठा शर्करा जो होता है, सबसे मीठा जो होता है वो फ्रक्टोज होता है। क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, ध्यान रहे। नेक्स्ट, ये बहुत बार सवाल पूछा गया है। अगला है, प्रोटीन निम्न में से बनाती है। तो प्रोटीन निम्न से बनती है, तो प्रोटीन किससे बनता है सर, सीधी सी बात है एमिनो अम्ल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। प्रोटीन की हेलिकल संरचना किसके द्वारा स्थापित होती है। तो प्रोटीन में जो हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या होती है, स्थापित होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटीन में होता है, तो प्रोटीन में क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एमिनो एसिड में यही होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो प्रोटीन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डीएनए में क्षार के युग्म के साथ रहते हैं। डीएनए में क्षार के युग्म के साथ रहता है, कौन रहता है, तो वो रहता है हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध रहता है, हाइड्रोजन बंध, ये भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट, वो कौन सा क्षार है डीएनए में रहता है लेकिन परंतु आरएनए में नहीं, ठीक है। तो डीएनए में थायमीन रहता है लेकिन आरएनए में थायमीन नहीं रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा थायमीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो जब भी रबर को सल्फर के साथ गर्म करते हैं तो उसको वल्केनाइजेशन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेरिलीन, तो टेरिलीन है एक, तो टेरिलीन में कौन सा लिंकेज होता है, तो पॉलिएस्टर लिंकेज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
नेक्स्ट, ऑर्लन का एकलक होता है, तो ऑर्लन का एकलक होता है पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, ऑप्शन डी हो जाएगा। स्टारिन से बनता है पॉलीस्टारिन, ये टेफ्लॉन है, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड है, और ये आपका ऑर्लन है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकेलाइट है प्राकृतिक बहुलक, योगात्मक बहुलक, संघनन बहुलक। ध्यान रहे बेकेलाइट जो है आपका संघनन बहुलक है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन पॉलीएमाइड है? तो नायलॉन में पॉलीअमाइड लिंकेज होता है। नायलॉन में ध्यान रहे, नायलॉन में कौन सा लिंकेज होता है? पॉलीअमाइड लिंकेज। तो नायलॉन 6 जो होता है उसमें पॉलीएमाइड लिंकेज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बीटाडीन। तो बीटाडीन जो होता है एक एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक मतलब प्रतिरोधी है, इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के फॉर्म में किया जाता है। पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, यह सिंपल सा सवाल है। पेनिसिलिन जो है इसका उपयोग कहां होता है? एंटीबायोटिक के रूप में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यह भी बहुत बार रिपीटेड सवाल है। नेक्स्ट, फिनॉल का 0.2% विलयन निम्न रूप में से कार्य करता है। तो फिनॉल का मात्र 0.2% जो सॉल्यूशन होता है उसको बोला जाता है एंटीसेप्टिक। क्या बोला जाता है? एंटीसेप्टिक। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक थैंक यू।